नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में परिवर्तन, टॉप डाउन मिस इन्फॉर्मेशन का बढ़ना, अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष वर्चुअल मीटिंग, असम में दुनिया का पहला जीएम रबड़ का पौधा लगाया जाना और संसदीय पैनल का कुपोषण पर अध्ययन को लेकर बल। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे चीन द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर कार्रवाई और समुद्री डोमेन जागरूकता और भारतीय नौसेना सूचना संलयन केंद्र से संबंधित आलेख पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसका संबंध है उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में परिवर्तन से। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा 23 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिसूचित किया गया था और इसके माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को विनियमित किए जाने के संदर्भ में नए नियम कानून प्रस्तुत किए गए थे। इसके माध्यम से ई कॉमर्स क्षेत्र में यह प्रयास किया गया कि उसके जो खरीदकर्ता हैं उनको समयबद्ध आधार पर प्रभावी प्रशासन प्रक्रियाओं के माध्यम से विविध प्रकार के उपभोक्ता विवादों के संदर्भ में इस प्रकार के विवादों को निपटाए जाने के संदर्भ में कार्यवाही की जा सके और इस रूप में उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करके उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 भारत में या विदेश में पंजीकृत सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होते हैं जो भारतीय उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं देते हैं और यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके माध्यम से बहुत सारे नवीन नियमों को प्रस्तावित किया गया था ई कॉमर्स कंपनियों आदि के लिए, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनियों को अब वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत को इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत के साथ ही उसमें लागू किए जाने वाले अन्य चार्जेस को भी दिखाना होगा और साथ ही साथ वस्तु जो उन्हें बेची गई है वह किस देश से मंगाई गई है उसके कंट्री ऑफ ओरिजिन को भी प्रस्तुत करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ बिक्री के लिए पेश किए गए माल की एक्सपायरी डेट इसके संदर्भ में लिखित होनी चाहिए और साथ ही साथ वस्तुओं को इस रूप में भी प्रस्तुत करना है कि यदि उपभोक्ताओं को वस्तु पसंद ना आए तो इसके संदर्भ में वह वस्तु को रिटर्न कर सकते हैं, उसका रिफंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। उन्हें इसके संदर्भ में वारंटी और गारंटी की जानकारी होनी चाहिए और उनको भेजे जाने वाले उत्पाद की डिलीवरी और शिपमेंट आदि के संदर्भ में भी बेहतर जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ यह केंद्र सरकार को ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग में अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ भी कार्यवाही करने का अधिकार देता है, जिसके तहत ई कॉमर्स कंपनियां एक सीमा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कार्य नहीं करेंगी और यदि किसी उपयोगकर्ता के द्वारा वस्तु को लौटाया जाता है तो किसी प्रकार का कैंसिलेशन चार्ज भी इसके संदर्भ में नहीं लिया जाएगा। साथ ही इसके संदर्भ में किस तरीके से पेमेंट किया जाना है इसके संदर्भ में भी जानकारी प्रदान की जाएगी और किस प्रकार की वस्तु को कौन से सेलर के माध्यम से दिया जा रहा है इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ई कॉमर्स कंपनी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में वह कीमतों में हेर फेर भी नहीं कर सकती हैं। इसको भी रोकने का प्रावधान किया गया है। अब सरकार ने इन्हीं उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में कुछ नवीन नियमों को भी प्रस्तुत कर दिया है और नवीन परिवर्तनों के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण के साथ ही बाजार में न्यायोचित प्रतिस्पर्धा को लागू करने का भी कार्य इसके माध्यम से किया जा रहा है। यदि हम इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों को देखें तो नवीन नियमों के प्रस्ताव के माध्यम से अब 24 घंटे और 7 दिन शिकायत निवारण के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और इसके माध्यम से सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भी शिकायतों को सुना जाएगा।
ई कॉमर्स कंपनियों को अब आयातित सामानों के संदर्भ में कंट्री ऑफ ओरिजिन की बेहतर पहचान किए जाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और आयातित वस्तुओं की तुलना में स्वदेशी वस्तुओं को भी बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए भी प्रयासों को करना होगा। नवीन नियमों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की अगर डिलीवरी नहीं हो पाती है तो इसकी स्थिति में ऑनलाइन मार्केट प्लेस यानी ई कॉमर्स कंपनियों को भी अब जिम्मेदार ठहराया जाएगा और साथ ही साथ ई कॉमर्स के क्षेत्र में जितने भी प्लेयर्स यानी अभिकर्ता हैं उन सबके रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य बनाए जाने की व्यवस्था इसमें की गई है। साथ ही साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो लगातार फ्लैश सेल की जाती है उसको भी प्रतिबंधित किया जाने वाला है और प्राधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा किए जाने वाले किसी अनुरोध आदि के संदर्भ में अब ई कॉमर्स कंपनी आदि को 72 घंटों के भीतर कार्रवाई करनी होगी, जिसमें साइबर सुरक्षा के संदर्भ में भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। हाल के समय में यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही विविध प्रकार की स्ट्रीमिंग सेवाओं और ऑनलाइन सेवाएं देने के संदर्भ में जो सोशल मीडिया कंपनी भारत में काम कर रही हैं उनको प्रभावी रूप से विनियमित किए जाने के संदर्भ में प्रयास किए गए हैं। इसमें हाल ही में सोशल मीडिया को विनियमित किए जाने के संदर्भ में लाए गए चाहे नए नियम हो या फिर अब इस प्रकार के नियमों को प्रस्तुत किया जाना है। हाल के समय में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर जो विविध प्रकार की असुविधाएं देखी गई हैं उसके संदर्भ में इन नियमों की महत्ता को हम समझ सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के शिकायत के चार्ट में विविध प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियों का नाम देखा जाता है और यह भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से हाल के समय में ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा ऑफलाइन मार्केट की तुलना में अपनी कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए विविध प्रकार के सेल्स को आयोजित किया जाता है और इस सेल के माध्यम से अपने बाजार के शेयर को अनुचित रूप से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इस प्रकार की लगातार लगाई जाने वाली सेलों में यह भी देखा जाता है कि किस प्रकार से कंपनियां लगातार सेल करती रहती हैं, लेकिन उन वस्तुओं के जो आपूर्तिकर्ता हैं उनके पास वस्तुओं की आपूर्ति समय पर किए जाने के संदर्भ में पर्याप्त स्टॉक ही नहीं रहता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी समयबद्ध आधार पर नहीं हो पाती है। यानी कंपनियां बड़े बड़े सेल करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करती हैं, किंतु जिन आपूर्तिकर्ताओं या सेलर्स के द्वारा इन वस्तुओं की बिक्री की जाती है वह वास्तव में इतना स्टॉक नहीं रखते हैं कि उस वस्तु और सेवा की आपूर्ति समयबद्ध आधार पर कर सकें और इससे विविध प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अनेक ई कॉमर्स कंपनियों पर यह भी आरोप लगाया गया है कि किस प्रकार से उनके द्वारा कुछ निश्चित ब्रांडों के पक्ष में कार्रवाई की जाती रही है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत को बाधित किया जाता है, जिसको निवारित करने के लिए सरकारें कार्य कर रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से हाल के समय में सरकारों ने चाहे सोशल मीडिया ऐप्स हों या विविध प्रकार के OTT प्लेटफॉर्म्स हों, इन सभी पर विविध प्रकार के नियमों को लगाए जाने के संदर्भ में कार्रवाई की है, जिससे सरकारों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा अति विनियमन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यानी यह जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है और विशेष रूप से कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में भी जिस प्रकार से यह क्षेत्र फला फूला है उसको आगे बढ़ाए जाने की दिशा में कार्य करने की बजाय सरकारें इसका अति विनियमन कर रही हैं, जिससे ई कॉमर्स बाजार विकास बाधित हो सकता है। यानी सरकारों को भी यह सलाह दी जाती रही है कि हमें इसके संदर्भ में ओपन मार्केट प्रिंसिपल यानी मुक्त बाजार की सिद्धांत के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके तहत बाजारी अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के तहत मांग और आपूर्ति को ध्यान में रख के कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों में नवीन प्रकार के नवाचारों को ला रही हैं, नवीन प्रकार के स्टार्टअप्स को महत्व दे रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें अति विनियमन से बचते हुए कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। तभी हम इस पूरे मामले के परिदृश्य में एक विन विन प्रकार की कार्यवाही को कर पाने में सक्षम होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह संबंधित है
टॉप डाउन मिस इन्फॉर्मेशन के बढ़ने से। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन, जिसे हिंदी में गलत सूचना कहा जाता है, वह क्या होता है। वस्तुतः मिस इन्फॉर्मेशन झूठी, गलत या वह भ्रामक जानकारी है जिसे धोखा देने के इरादे की परवाह किए बिना ही संप्रेषित किया जाता है। यह गलत सूचना विविध प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से समझी जा सकती है, जिसमें विविध प्रकार की झूठी अफवाहें, विविध प्रकार के अपमान या इंसल्ट और विविध प्रकार के प्रैंक्स या फिर मजाक आदि शामिल होते हैं। इसके तहत हमें यह समझना होगा कि यदि मिस इन्फॉर्मेशन एक सीमा से ज्यादा बढ़ती है तो वह वास्तविक समाचारों के प्रभाव को कम कर सकती है। साथ ही साथ विशेष रूप से यह देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में गलत सूचना का प्रसार ज्यादातर राजनीतिक और धार्मिक मामलों के संदर्भ में देखा गया है, जो चुनौतियों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वर्तमान में सोशल मीडिया के चलते जिस प्रकार से फेक न्यूज और गलत सूचनाओं का प्रसार हो रहा है, वह एक बहुत बड़ी समस्या बना है, जो आगे चलकर भीड़ हिंसा को बढ़ावा देने के साथ ही हिंसा और घृणा के वातावरण को भी बढ़ा सकता है और इससे सामाजिक ताने बाने को काफी आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। हाल के समय में इसकी तीव्रता इसलिए भी ज्यादा देखी गई है क्योंकि विविध प्रकार के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे काफी तीव्रता से प्रभावित किया जा सकता है और ये कहां से प्रारंभ हुआ है, इसको लेकर भी निश्चितता से नहीं कहा जा सकता है। सरकारों के पास भी इसे रोकने के संदर्भ में प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संदर्भ में ज्यादा उपाय नहीं होते हैं और वह इसके विकल्प के रूप में इंटरनेट ही बंद कर देती है, जिससे अलग ही प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं क्योंकि सरकारों द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के इंटरनेट शटडाउन से विविध प्रकार के मानव अधिकारों का उल्लंघन देखा जा सकता है। हाल के समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है, उसको लेकर भांति भांति की रिसर्च हुई है। हाल ही में की गई विविध प्रकार की रिसर्चें यह बताती हैं कि जब बात करते हैं हम मिस इन्फॉर्मेशन की, तो हाल में मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में टॉप डाउन अप्रोच काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं, न्यूज मीडिया और सेलिब्रिटीज आदि के द्वारा जिस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, वो सबसे ज्यादा वर्तमान में प्रभाव रखने वाली रही है, जिसे सर्वाधिक रूप में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। विशेष रूप से कोविड-19 के काल में इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके निवारण के लिए हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से कोविड-19 के उपचार को लेकर भांति भांति की मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि यह दावा किया जाता रहा है कि कोविड-19 का उपचार गौमूत्र अथवा गाय से उत्पन्न विविध उत्पादों के माध्यम से किया जा सकता है और अनेक लोगों और योग गुरुओं के द्वारा तो इसमें योग की भूमिका को भी काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। इसके माध्यम से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और वह समय पर उपचार लेने के बजाय वैकल्पिक प्रक्रिया और उपचार विधियों पर कार्य करने लगता है, जिससे अंततः उसके स्वास्थ्य को ही हानि पहुंचती है। हाल के समय में यह भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से सामान्य जनता अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए जाने के लिए कार्य कर रही है और इससे कई बार वह वास्तविक उपचार को भी नकार देते हैं, जिससे अंतिम रूप से उन्हें ही हानि होती है। यही कारण है कि मिस इन्फॉर्मेशन के खतरों के संदर्भ में हमें प्रभावी कार्यवाही करना होगा, जिसके तहत किसी भी प्रकार का उपचार का दावा यदि किया जाता है तो उसे पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्यों की पृष्ठभूमि में ही किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की सूचना का प्रसार किए जाने से पहले उसे भली भांति जांचने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो नेता वर्ग है, सेलिब्रिटीज हैं, उनकी इसके संदर्भ में जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके संदर्भ में लोगों को भी जागरूकता के आधार पर ही सूचनाओं पर भरोसा किए जाने की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में यदि हम वैज्ञानिक जागरूकता के साथ काम कर पाने में सफल होंगे तो निश्चित ही मिस इन्फॉर्मेशन के बढ़ते खतरों का बेहतर ढंग से सामना किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 और पेज नंबर 11 पर दिए गए कुछ आलेखों की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विशेष वर्चुअल मीटिंग से। इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भी भागीदारी की गई और भारत ने अफगानिस्तान के संदर्भ में इस बात पर बल दिया है कि किस प्रकार से हाल के समय में अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान से वापस जाने की पृष्ठभूमि में हिंसा के बढ़ने की घटनाएं देखी गई हैं।
जैसे कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के आंकड़ों के अनुसार 2021 के पहले 3 महीनों में ही हिंसा की घटनाओं में 29% की वृद्धि देखी गई है और महिलाओं पर होने वाले हमलों में 37% की वृद्धि और बच्चों पर होने वाले हमलों में 23% की वृद्धि देखी गई है, जो काफी चिंता का विषय है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किए जाने के बाद 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में सेना को रखने के बावजूद तालिबान की समस्या का उसके द्वारा निवारण नहीं किया गया और अंततः फरवरी 2019 में अमेरिका तालिबान से बातचीत करने के लिए विवश हो गया। अमेरिका और पश्चिमी देश ये उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान बातचीत के माध्यम से मुख्यधारा की राजनीति में आएगा, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा तालिबान पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा वास्तव में वादों को पूरा नहीं किया गया है, जो काफी चिंता का विषय है। विशेष रूप से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भी तालिबान पर यह आरोप लगाया है कि किस प्रकार से वह लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों से संबंध बनाए रखा है और पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन जैसे कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी उसे लगातार समर्थन देता रहा है। तो इस बात की आप आशा कैसे कर सकते हैं कि जब 11 सितंबर 2021 के बाद अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से पूर्ण रूप से वापस चली जाएंगी तो तालिबान के द्वारा हिंसा का त्याग कर दिया जाएगा। यही कारण है कि तालिबान को मुख्यधारा की राजनीति में शामिल करने और उसके द्वारा हिंसा के पूर्ण त्याग को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किए जाने के संदर्भ में हिंसा में कमी को आधार बनाने की आवश्यकता है। यानी तालिबान के साथ किसी भी प्रकार की यदि हम वार्ता करें तो इस बात को हम न्यूनतम शर्त में रखें कि हम हिंसा में कमी को देखना चाहते हैं और यदि हिंसा में कमी देखी जाएगी तभी तालिबान की बातों पे भरोसा किया जा सकता है। साथ ही साथ भारत द्वारा लगातार इस बात पे बल दिया जाता रहा है कि पाकिस्तान द्वारा जिस प्रकार से आतंकवाद को शरण दिए जाने के संदर्भ में कार्यवाही की गई है, इस प्रकार के आतंकवाद को शरण देने वाले देशों पर भी प्रभावी कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। हमें अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था को कायम किए जाने के संदर्भ में भारत द्वारा अपनाई गई LOC अप्रोच को भी समझना होगा, जिसके तहत भारत ने जिस प्रकार से अफगान नेतृत्व वाली, अफगान नियंत्रण वाली और अफगान स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने की बात की है, उसको लगातार ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। यानी अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल शांति प्रक्रिया के माध्यम से ही अफगानिस्तान में स्थायित्व और शांति की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। यह केंद्रित है असम में दुनिया के पहले GM रबर का पौधा लगाए जाने से। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जब हम बात करते हैं GM फसलों की तो वह क्या होता है। GM फसलें, जिसे अंग्रेजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें या हिंदी में आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कहा जाता है, वह ऐसे पौधे होते हैं जिनके DNA यानी आनुवांशिक पदार्थ को विविध प्रकार की आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया जाता है और इस प्रकार के आनुवांशिक संशोधन का उद्देश्य होता है कुछ वांछित प्रभावों को उत्पन्न करना, जिसको प्राप्त करने के लिए बीजों में एक विदेशी जीन आदि को शामिल कर दिया जाता है। यह विदेशी जीन किसी पौधे का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है या फिर मिट्टी के जीवाणु का भी हो सकता है। यानी हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और इसको प्राप्त करने के लिए हम पौधों में अपने इच्छा के अनुरूप किसी जंतु, पौधे या फिर मिट्टी के जीवाणु को, आनुवांशिक पदार्थ आदि को हम उसमें प्रविष्ट करा देते हैं और इसके माध्यम से हम वांछित परिणाम हासिल करने की दिशा में प्रयास करते हैं। जैसे कि भारत में बीटी कपास एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल है जिसकी भारत में अनुमति दी गई है। इसे हम बीटी कपास के नाम से जानते हैं। इसमें एक मिट्टी के जीवाणु बेसिलस थुरिजिनेसिस यानी बीटी के विदेशी जीन को डाला गया है, जो फसल को सामान्य कीट गुलाबी बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोधी बना देता है।
यानी कपास की फसल पर यदि गैर बीटी वाली कपास होगी तो उसको गुलाबी बॉलवॉर्म काफी प्रभावित करता है, किंतु यदि बीटी कपास के तहत बीटी का जीन उसमें इंसर्ट करा दिया जाता है तो इससे वह गुलाबी बॉलवॉर्म के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है और इस रूप में वह काफी ज्यादा उपज देने वाला साबित हो सकता है। हाल ही में इसके संदर्भ में भारत में केरल आधारित रबड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा तैयार किया गया है। इस रबड़ के पौधे में एक नवीन जीन MnSOD को डाला गया है और इसके माध्यम से अब रबड़ पूर्वोत्तर की ठंड में भी जीवित रहने के संदर्भ में अनुकूलित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि प्राकृतिक रबड़ मूल रूप से उष्ण और आर्द्र अमेजन वनों का उत्पाद है जो ठंडी दशाओं में बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। यही कारण है कि रबड़ के पौधे को असम और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की ठंड में भी बेहतर ढंग से उगाया जा सके, इसके लिए ही अब उसमें एक नवीन जीन को डाला गया है और इसके माध्यम से उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से यह उम्मीद की जा रही है कि यह जो नवीन आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ है वह प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को भी झेलने की क्षमता रखेगा, जो भारत में रबड़ के उत्पादन को काफी बढ़ावा देगा। इससे किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि फसल कम नमी या सूखे, कम तापमान और उच्च तापमान के साथ साथ उच्च प्रकाश तीव्रता आदि के लिए भी प्रतिरोधी बनाई गई है, जो रबड़ की परिपक्वता अवधि को कम कर देगा, जिससे कम समय में अधिक उपज प्राप्त की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि रबड़ का जब पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास किया जाता है तो कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में युवा रबड़ के पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है क्योंकि मानसून के दौरान पौधों को पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है और गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी की कमी भी पौधों को तनाव पैदा कर देती है। इस प्रकार से इन कमियों को दूर किए जाने के संदर्भ में GM रबड़ द्वारा प्रयास किया गया है जो इन मुद्दों को दूर कर सकता है और तेजी से विकास करके भारत में रबड़ की उपज को काफी बढ़ावा दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में हेल्थ यानी स्वास्थ्य क्षेत्र से है। यह केंद्रित है संसदीय पैनल के कुपोषण पर किए जाने वाले अध्ययन को बल दिए जाने से। हाल ही में शिक्षा, महिला, बच्चे, युवाओं और खेल से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय को इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है कि उसके द्वारा कोविड-19 से प्रभावित हुए महिला और बच्चों में कुपोषण की स्थिति को लेकर अध्ययन को किया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ा है और इससे महिला और बच्चों में भी कुपोषण के बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। यही कारण है कि सरकार इसके संदर्भ में प्रयास कर रही है, जिसके लिए 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ियों में इसको लेकर सर्वे किया गया है। इसको लेकर सरकार ने एक विशेष प्रकार के ऐप पोषण ट्रैकर को भी बनाया है। हालांकि इसके संदर्भ में जो आंकड़े डाले गए हैं वह 1 जून के बाद के ही डाले गए हैं और 1 जून से पहले के आंकड़ों को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है, जिसको लेकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ संसदीय स्थायी समिति के द्वारा कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को लेकर भी कार्रवाई की बात की गई है, क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो एक महत्वपूर्ण संस्था है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस से लगभग 3500 बच्चे अनाथ हुए हैं। हालांकि समिति के अनुसार यह 3500 की जो संख्या है वह बेहद निम्न है और इसके संदर्भ में हमें और भी सर्वेक्षण करना होगा। सरकार ने अनाथ बच्चों की सुविधा के लिए 10 लाख रुपए का PM केयर चिल्ड्रन फंड भी घोषित किया है। हालांकि इसको लेकर भी अभी अधिक कार्यवाही नहीं देखी गई है, जिसे और बेहतर किए जाने की दिशा में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह केंद्रित है चीन द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर कार्यवाही से। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में हमने 16 जून 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में चीन के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को टारगेट किया गया है, जिसके तहत बिटकॉइन, ईथर आदि की माइनिंग के संदर्भ में लगाए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम पर कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि जब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है, यानी उसको जब उत्पन्न किया जाता है, तो उसको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, जिसके तहत उसकी माइनिंग
माइनिंग करने के लिए बड़े बड़े और भारी कंप्यूटरों को लगाया जाता है। इसके लिए काफी अधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और वर्तमान में यह कार्य चीन के शिंगजियांग और सिचुआन प्रांतों में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में बिटकॉइन आदि को माइन किया जाता है। हालांकि चीन ने अब इसके संदर्भ में कार्यवाही की है। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में जो कार्यवाही की जा रही है उसको लेकर अनेक प्रकार की व्याख्याएं दी गई हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की जो विशेषताएं होती हैं वह चीन को ज्यादा प्रेरित नहीं करती, क्योंकि बिटकॉइन केंद्रीय नियंत्रण से बाहर रहता है। बिटकॉइन के लेन देन में गोपनीयता देखी जाती है, जिससे इसका दुरुपयोग गैर कानूनी गतिविधियों में किया जा सकता है। यही कारण है कि चीन ने बिटकॉइन आदि पर 2013 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, किंतु इसके बावजूद चीन में इसको माइन किया जा रहा था, जिसको लेकर अब चीन ने पुनः कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। चीन के द्वारा बिटकॉइन और चीनी मुद्रा रेन मिनीबी के मध्य जो व्यापार और लेन देन होता है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और चीन ने इसके संदर्भ में अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव को लाया है और अब उसके द्वारा अपनी स्वयं की राजकीय डिजिटल करेंसी युआन को पेश किए जाने के संदर्भ में कार्य किया जा रहा है। कुछ इसी प्रकार के कार्य भारत भी कर रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत राजकीय करेंसी को वर्चुअल रूप में प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में किस प्रकार के प्रयासों को करता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में आंतरिक सुरक्षा के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों से है। यह केंद्रित है समुद्री डोमेन जागरूकता और भारतीय नौसेना सूचना संलयन केंद्र से। हाल ही में नौसेना के सूचना केंद्र में ब्रिटेन के संपर्क अधिकारी शामिल हुए हैं और इसके माध्यम से समुद्री डोमेन जागरूकता के तहत कार्य किया जाएगा। हाल के समय में विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय सुरक्षा को बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से काफी कार्य किया गया है, जिसके लिए समुद्री डोमेन जागरूकता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से भारत दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री यातायात क्षेत्रों में से एक में स्थित है और हिंद महासागर बड़े यातायात के लिए एक वाणिज्यिक राजमार्ग है जो कई देशों की समृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी के चलते समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे खतरों को कम करने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए समुद्री डोमेन जागरूकता काफी महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं समुद्री डोमेन जागरूकता की, तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा समुद्री डोमेन से जुड़ी किसी भी चीज की प्रभावी समझ के रूप में इसे परिभाषित किया गया है, जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। इसमें समुद्री क्षेत्र की गतिविधियां बुनियादी ढांचे, लोगों, कार्गों और जहाजों के सहित समुद्र और अन्य नौगम्य जलमार्ग के सभी क्षेत्रों और चीजों के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। यानी जब हम बात करते हैं समुद्री डोमेन जागरूकता की, तो इसमें समुद्र से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि को शामिल किया जाता है, जिसके संदर्भ में देशों से यह आशा की जाती है कि वह इसके संदर्भ में जागरूकता रखें। हाल के वर्षों में भारत द्वारा समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, जैसे कि भारत पर्यवेक्षक के रूप में हिंद महासागर आयोग में शामिल हुआ है, जो पश्चिमी अफ्रीकी हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, और साथ ही साथ भारत ने 2018 में समुद्री सुरक्षा पर क्षेत्रीय देशों के साथ समन्वय को करने और समुद्री डेटा के क्षेत्रीय भंडार के रूप में कार्य करने के लिए सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र को भी स्थापित किया है। जब हम बात करते हैं भारतीय नौसेना सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र की, तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। यह हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र मुख्य रूप से भारतीय नौसेना की एक पहल है, जिसे दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। इसे समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोगात्मक ढांचे के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में शिपिंग यातायात के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विकास पर प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए स्थापित किया गया था और यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है।
यानी इसके माध्यम से भारतीय नौसेना ये प्रयास करती है कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में जो विविध प्रकार की गतिविधियां, चाहे उसका संबंध समुद्री डकैती से हो, अवैध प्रकार के गतिविधियों से हो या मादक पदार्थों आदि की तस्करी आदि से हो, इस सभी के संदर्भ में डेटा का आदान प्रदान किया जा सके। और इसके लिए भारत द्वारा सूचना संलयन केंद्र के तहत यूके आदि देशों के साथ भी त्वरितता के आधार पर कार्यवाही की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में हाल ही में प्रस्तावित संशोधनों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, निहित स्वार्थों द्वारा फैलाई गई गलत सूचना के प्रभाव पर चर्चा करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ई कॉमर्स नियमों में हाल ही में लाए गए संशोधनों का विवरण देंगे। फिर आप इसके प्रमुख लाभों और सीमाओं को बताएंगे और निष्कर्ष में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप मिस इन्फॉर्मेशन का सामान्य परिचय देंगे और फिर आप इसके कारणों और प्रभावों को भी व्याख्यायित करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ निवारण उपायों की चर्चा करेंगे और अपनी तरफ से कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हुए उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।